साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग बदले हुए फॉर्मेट के साथ चाय पर समीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जाने की कोशिश करेंगे और लोगों के बीच ही हम चाय पर समीक्षा करने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आज आपसे यही करेंगे कि इस सप्ताह देखा जाए तो कई सारे मुद्दे रहे और कहीं ना कहीं राजनीतिक वार पलटवार का भी दौर देखा गया, ट्रेन हादसा भी हो गया। लेकिन सर, जिस तरीके का आप महाराष्ट्र को देखिए, जिस तरीके की वहाँ की राजनीति रही, कहीं ना कहीं जो अजीत पवार गुट है वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव इस साल होने, इसलिए हमने वहाँ से शुरुआत की है। तो क्या अजीत पवार गुट एक बार फिर से शरद पवार की ओर जाने की कोशिश कर रहा है? वो नेता जो कभी अजीत पवार के साथ आ गए थे, क्या वो लौटने की कोशिश कर रहे हैं? छगन भुजबल की इसमें भूमिका क्या है और बीजेपी क्या सोच रही है? क्योंकि सब कुछ दांव पे महाराष्ट्र में अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। ठीक है, मुख्यमंत्री कोई हो, उप मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन भाजपा का सब कुछ दांव पे है जी। और जो भाजपा ने किया है, जैसा आरोप लगता है, उस पर भी जनता क्या सोचती है, इस पर भी मोहर लग सकता है। हालांकि लोकसभा में बहुत कुछ सामने आ चुका है। जी, आपकी बात सही है। और ख़ासतौर पर अगर हम महाराष्ट्र का रण देखें तो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है। ख़ासतौर पे पिछले 5 सालों में जो वहाँ की राजनीति रही है वो बड़ी चौंकाने वाली रही है। कब जो सगा है वो धोखा दे जाए, कब जो दूसरा है वो अपना हो जाए, ये महाराष्ट्र ने पिछले 5 सालों में बहुत बार देखा है। अब हमने देखा कि किस तरीके से चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो सड़क पर आई, पार्टी अजीत पवार की हो गई, सिंबल उनका हो गया, लेकिन जनता शरद पवार के साथ रही। और मतदान जब हुआ लोकसभा चुनाव का तो दिख गया, उद्धव के साथ भी ऐसा ही था। हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है उसका परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खराब रहा नहीं है। अगर स्ट्राइक रेट के अगर हम हिसाब से देखें तो अगर हम बात करते हैं एनसीपी की, तो एनसीपी में ज़रूर शरद पवार भारी पड़े हैं, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब जैसा जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदल रहे हैं, अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ जा रहे हैं, तो सुगबुगाहट है कि क्या अजीत पवार भी चाचा के पास वापस लौटेंगे। मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि पार्टी उनकी हो चुकी है, उनके पास सिंबल है, उनके पास पार्टी का मालिकाना हक है, तो और वो अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो सब कुछ वो लौटा देंगे जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा बगावत की, जिसके लिए उन्होंने इतने जो झंझट थे वो उठाए। जब तक शरद पवार सक्रिय राजनीति में है तभी तक उनकी भूमिका है। तभी तक उनकी भूमिका है। वही मैं उसी पर आ रहा था कि जब अब हम सब जानते हैं कि शरद पवार अब की एज काफ़ी हो चुकी है, वो सक्रिय राजनीति में कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता। और सुप्रिया सुले को देखें तो वो एक ऐसा कोई, ठीक है, बारामती से बार बार लगातार वो जीत रही हैं, लेकिन उनका कोई वैसे व्यापक आधार नहीं है कि वो अपनी पार्टी को जिता कर ले आएँ। और अगर हम बात करते हैं एनसीपी में जो नेताओं की, तो जनाधार वाले सारे नेता अजीत पवार के साथ हैं। तो ये देखना होगा कि क्या जो अभी जनाधार वाले नेता हैं वो भी पाला बदलते हैं क्या, क्योंकि उनमें से कुछ छगन भुजबल जैसे कुछ लोग नाराज भी हैं। हाँ, तो अगर वो पाला बदलते हैं तो जरूर यह पक्ष मजबूत होगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास जाएंगे। ये हो सकता है कि जो महायुति गठबंधन है, सीटों का समझौता सम्मानजनक तरीके से नहीं हो, उसको आधार बनाते हुए वो महायुति से बाहर आ जाएं, अकेले चुनाव लड़ें या इस जो एमवीए है उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन पार्टी वो लौटाएंगे नहीं चाचा को, जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। और वो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अजीत पवार अपने इस संघर्ष में पहली बार में कामयाब नहीं हुए थे, वो दूसरी बार में कामयाब हुए थे। पहली बार में जब 5 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सरकार बनाने में सफल रहे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, वो वापस आ गए थे। तो दूसरा जो उनका अटैम्प्ट था, दूसरे अटैम्प्ट के लिए उन्होंने कितनी तैयारियाँ की होंगी, कितने लोगों को मनाया होगा, क्या क्या प्रपंच किए होंगे, तो सब कुछ शरद पवार से इस्तीफा भी दिलवाया होगा, पार्टी छोड़ने की भी बात कही होगी जी। तो वो जो उनकी 5 साल की मेहनत थी पार्टी का हासिल करने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मेहनत को जाया होने देंगे। पार्टी अध्यक्ष जो एनसीपी के हैं अजीत पवार बने रहेंगे। पार्टी उनकी किस गठबंधन में रहती है ये समय बताएगा आने वाले। चलिए, हमारा चाय भी आ गया है सर, हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले हमारा चाय आ गया है। हाँ, तो थैंक यू भैया।
चाय सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं के लिए चाय बहुत अच्छा नहीं है सर। आजकल चाय की या तो मिठास कम हो गई है। दुकान का नाम देख लेते ना भैया। हाँ, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले संगठन, सरकार, योगी, केशव मौर्य, जेपी नड्डा, अमित शाह, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? मतलब भाजपा जैसी पार्टी जिसके लिए संगठन कहा जाता है कि संगठन उसका मजबूत है, 2 सीटों वाली पार्टी आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में रही, तो भाजपा में उठापटक की स्थिति क्यों आ गई? भाजपा, क्या योगी आदित्यनाथ से वाकई में भाजपा के संगठन के लोग नाराज हैं? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ किसी साजिश के शिकार हो रहे हैं? क्या वाकई में केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं? कई सवाल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चर्चाओं में बना हुआ है। कई लोग दिल्ली की भी भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या नज़र आ रहा है? फिर हम वो कांवड़ यात्रा पर चलेंगे। जी, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने और ख़ास तौर पर जब उनको लगातार चुनावी सफलताएं मिलने लगी, तो उनको लगा कि ये मेरा करिश्मा है। उनको लगा कि ये मेरी नीतियों की, मेरी जो बुलडोज़र, जो मैं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ, या मैंने जो कानून व्यवस्था सुधारी है, उसका नतीजा है। और ये एक मेरी ही क्षमता के जरिए ये लगातार जो जीत मिल रही है। खासतौर पर अगर हम 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, तब लगा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन वो 62-63 सीटें लेके आ गए। उस 2019 की जो बीजेपी जब 300 पार की थी, तो उस 300 पार करने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका बिल्कुल थी। और उस नाते योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ गया था। शुरुआत वहीं से हुई। अब आप देखिए कि होता क्या है कि योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे दिल्ली पर हावी होने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे दिल्ली उनकी की अपनी कार्यशैली है। कार्यशैली योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे फिर दिल्ली की बात भी नहीं सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली की बात नहीं सुनते हैं, तो अपने जो लखनऊ के साथी थे उनकी भी बात नहीं सुन रहे थे। आप याद कीजिए, नागपुर की बात नहीं सुनते हैं। नागपुर की बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, दूसरा क्या था कि आप देखिए कि जब आपको ध्यान होगा, जब कोविड के समय भी, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जंतर मंतर पे हैं, तो ये धरना स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। तो जब आप कोविड के समय देखेंगे, तो उन्होंने अपनी 9-10 लोगों की एक टीम बनाई थी कोविड से लड़ने के लिए, सारे प्रबंधों को देखने के लिए। उसमें एक भी मंत्री नहीं था, सारे अधिकारी थे। तो मंत्रियों को ये नागवार गुजर रहा था कि आप अधिकारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई जो यूपी का जो मंत्री है, उसके पास इतने पावर नहीं है कि वो जाके किसी अधिकारी को धमका सके। काम अगर में निष्क्रियता बरती जा रही है, किसी का ट्रांसफ़र करा सके, या जो स्थानीय विधायक है उसके शिकायत पर किसी अधिकारी को झाड़ लगा सके। तो ऐसे बहुत सारे देखिए जनप्रतिनिधि कोई बनता क्यों है? क्योंकि वो ताकि जनता को उस तत्काल उसका समस्या हल करवा सके। लेकिन अगर सब कुछ एक ही व्यक्ति तक केंद्रित रहेगा तो समस्याएं उभरेंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार, क्योंकि राजनीतिक रूप से मजबूत थे, हमने देखा था कि वो उन्होंने पिछले कार्यकाल में तो AK शर्मा को मंत्री तक नहीं बनाया था, जबकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो मंत्री बने। तो ये दिखा रहा था कि योगी आदित्यनाथ तक सारी शक्ति केंद्रित थी। लेकिन जब उनके विरोधियों को मौका मिला, जैसा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, तब वो सारे के सारे उनको मौका मिल गया कि अब ये वक्त है आवाज़ उठाने का, अपनी मांगें मनवाने का। और वही सब कुछ इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार, भले ही वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन आपने देखा कि उनको पिछले वाला विभाग नहीं मिला था, उनके पास वो शक्तियाँ नहीं थी तमाम। और आज भी वो विभाग नहीं मिला है। हाँ, आज भी मुख्यमंत्री अपने पास है। वो जी आपके जो MOS केंद्र में बन गए। जी हाँ, पीलीभीत से सांसद। लेकिन अभी भी वो जितिन प्रसाद के पास था, लेकिन अभी भी वो मंत्रालय केशव मौर्य को या किसी अन्य मंत्री को नहीं मिला। अभी भी वो CM ने अपने पास रखा है, किसी को दिया नहीं अतिरिक्त प्रभार। जी, तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनको अब लोगों को उठाने का मौका मिल गया है। तभी वो केशव प्रसाद मौर्य, मुझे लगता नहीं ज़्यादा समय सरकार में बने रहेंगे। वो तभी बार बार कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने और उनके पास भी उतनी ही पावर आ जाए कि जितनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, उनके पास सरकार चलाने की पावर होगी, उनके पास संगठन चलाने की पावर होगी। तब वो शायद वो बराबरी वाली फिर आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। लेकिन देखिए, दिल्ली को इसमें हस्तक्षेप करते रहना होगा। और अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला, तो ये जो 240 हैं, ये भी अगली बार आएंगी नहीं आएंगी, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। 2029 की छोड़िए, 2027 सबसे पहले है। तो विधानसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला, तो फिर दिल्ली का रास्ता फिर भूल जाइए आप, ये कहा जा सकता है।
और अभी आप देखिए जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है उसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी की फजीहत हो रही है। लोग जिस तरीके से चाहे सोशल मीडिया पर मीम्स के माध्यम से, चाहे लोग अपने जो चर्चाओं में जिस तरीके से बीजेपी की उठापटक पर, बीजेपी के बीच भीतर चल रही इस खींचतान पर टिप्पणियाँ मजे ले रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उससे क्या है कि ना खासतौर पर जो निचला स्तर पर जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो रहा है। आपके पास आम कार्यकर्ता ही आता है कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी ये करेगी वो करेगी। लेकिन अब जब वो कार्यकर्ता जाएगा तो उसको आम आदमी यही बोलेगा कि आपकी पार्टी के नेता तो लड़ रहे हैं, आप तो योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये निचले स्तर तक प्रभावित करेंगी और निचले स्तर तक कोई भी अफवाह या भ्रम की जो स्थिति है वो कैसे प्रभावित कर सकती है इन चुनाव परिणामों ने हमको बताया है। तो बीजेपी नेतृत्व को तुरंत दखल देना चाहिए। माना जा रहा था कि शायद संघ की और बीजेपी के यूपी के नेताओं की बैठक होने वाली है, हालांकि फिलहाल टल गई। देखते हैं आगे जब भी बैठक होती है तो क्या निकल कर आता है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व की निगाह भले ही नहीं हो, लेकिन संघ की निगाह जरूर है कि यूपी में बीजेपी को भटकने नहीं देंगे पथ। बिल्कुल, लेकिन जो कांवड़ यात्रा पथ है उसको लेके जो निर्णय आया है, और देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से उस पर विवाद है जी। भाजपा के सहयोगी भी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रंग में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम पे दबाव नहीं चलेगा, मैं अपने हिसाब से सरकार चलाऊंगा जी। क्योंकि आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सारे जो मीट हाउस है, मीट के दुकान है, उसके नाम नेम प्लेट उन्होंने लगवाया था। सबको आप बोला गया था कि लाइसेंस आप लेके रखिए। इस बार भी योगी आदित्यनाथ का ये फैसला विवादों में ज़रूर है, लेकिन जो इसके समर्थन में खड़े हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तो मनमोहन सिंह सरकार ने कानून लाया था कि आपको अपने दुकान पे अपना नाम लिखवाना है, अपना संपर्क नंबर लिखवा के रखना है और उसका प्रोप्राइटर कौन है ये लिखवा के रखना है। तो फिर आलोचना क्यों जी? देखिए और कहाँ बिगड़ रहा है गंगा जमुनी तहजीब? जी देखिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान ये कानून आया था। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, उस कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या किसी दुकान पे जाइए तो उस दुकान का जो पंजीकरण नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है और ख़ासतौर पर जो स्थानीय जो व्यापारी संघ होते हैं उसकी सदस्यता का जो उसका प्रमाण पत्र है वो सब लगे रहते हैं ताकि ग्राहक के मन में या किसी कंपनी में आप जा रहे हैं तो विजिटर के मन में पता रहे कि ये सब चीज़ें हैं वो बिल्कुल नियमों के तहत हैं, सब चीज़ें बाकायदा घोषित हैं और कहीं भी ऐसा कुछ कोई चोरी चकारी वाला या कोई झूठ वाला काम नहीं है। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। अब मान लीजिए कि ठेले वाला है, कुल्चे वाला है या चाय वाला है या ये सब चीज़ें हैं, तो अगर ये लोग भी लगाते हैं तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जो यूपी सरकार का फैसला है इसमें हमको 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। पहली बात तो क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन ये कांवड़ यात्रा मार्ग पर लागू है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कांवड़ यात्रा तक के लिए ही है फिलहाल, है ना, आदेश। अच्छा, तीसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि सरकारों के पास तमाम तरह की सूचनाएँ होती हैं, सरकारों के पूर्व के अनुभव भी होते हैं कि कभी ऐसा हुआ था या किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, उसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई थी और यहीं से इस विवाद की शुरुआत भी हुई थी। तो और अभी जिस तरीके का अभी हमने देखा कि ये अमेठी का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने मुहर्रम का देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उससे पहले हो सकता है माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो। तो तमाम तरह के इनपुट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के पास, तो उसको देखते हुए भी कई बार सरकारों को निर्णय लेने होते हैं। अगर आप सरकार के हर निर्णय को धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि हम करें तो क्या करें। अब अगर हम बात करते हैं इस स्थिति की कि अगर जो योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है ये, अब इसमें हमारे को 1-2 चीज़ें और समझनी होंगी। आपने देखा कि बहुत सारे चैनल्स ने भी दिखाया कि जो पहले लवली टी स्टॉल था वो अब सलीम टी स्टॉल हो गया है और अचानक से सुरेश जो है वो उस्मान में बदल गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यानी कि ये जो कवायद थी ये सही कवायद है। आप अगर गंगा जमुनी तहजीब में और विश्वास करते हैं तो आपको नाम बदल के रखने की जरूरत क्या है? आप नाम बदल क्यों रहे थे? तो आप या तो फिर धर्म परिवर्तन करा लीजिए। आप हिंदू बन जाइए और आप अपना नाम रखा लीजिए। तो अगर आप पहले कुछ और नाम से व्यापार कर रहे थे, अब आपने नाम सरकारी आदेश के बदल तो आपने पहले गलती किया तो आपने पहले गलती की थी। तो यानी कि सरकार का ये जो अभियान था और सरकार जिस तरीके से
चाह रही थी कि जो एक धार्मिक आयोजन की जो शुचिता है, धार्मिक आयोजन के दौरान जो चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पारदर्शिता की बात हो, चाहे जो भावनाएं हैं उनको कहीं से ठेस ना पहुंचे, इसका ख्याल रखने की बात हो, तो यानी कि सरकार का अभियान बिल्कुल सफल रहा है। और जो लोग इसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से अलग अलग फैसले लेने पड़ते हैं। कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। कल को हालात अगर बिगड़ते हैं, कल को कुछ तनाव हो जाता है, अगर किसी कांवड़िए को किसी ने कुछ ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ दे दिया, कुछ पेय पदार्थ दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, और अगर मान लीजिए कि तनाव की स्थिति होती है तो कल को यही लोग बोलेंगे कि सरकार ने एहतियात नहीं बरती, तो आप ऐसे भी हमला करेंगे, आप वैसे भी हमला करेंगे, क्योंकि आप विपक्ष हैं और आपका काम हमला करने का है। बिल्कुल। तो भ्रम की स्थिति मत बनाइए। जो योगी सरकार ने किया है उसका परिणाम सामने आया है कि लोगों ने नाम बदल लिया है। पहले किसी और नाम से काम कर रहे थे, अब असली नाम सामने आ गए। तो असली नाम सामने लाने का जो श्रेय है वो योगी जी को देना चाहिए, ना कि उनको घेरना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा और आप इसमें क्या और परिवर्तन चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।